हेलो मित्रों, हूँ ધોરણ 9ની અંદર હિન્દીમાં આપણે 21મું પ્રકરણ જે આજે લેવાનું છે, નૂતન વિદ્યાપીઠમાંથી શૈલેષભાઈ બોલું છું. અને આગળનું જે 21મું પ્રકરણ જે આપણે આજે લેવાનું હોય એનું નામ છે क्रांतिकारी शेखर का बचपन. सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय यह हमारे लेखक है. उनका जन्म सन 1911 ईस्वी सन में हुआ, निधन सन 1987 ईस्वी सन में हुआ. आधुनिक हिंदी काव्यधारा के नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है. उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कसिया कुशीनगर में हुआ. बचपन का 1911-1915 का समय लखनऊ में बीता. आदि में कुछ समय के लिए वे रहे. यहाँ वे बाद में उल्लेखनीय है कि कुछ समय के लिए श्रीनगर और जम्मू में रहे. उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की. क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारावास में रहना पड़ा, मतलब कारागार में रहना पड़ा. उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया. कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया. अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं. विद्रोह उनके साहित्य को मूल चेतना है. उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है. उनके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे. वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं. उन्हें आंगन के पार द्वार काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है. कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया. भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर क्षणभर, बावरा हेरी, अरियो, करुणा, प्रभामयी उनकी प्रमुख काव्यकृतियाँ हैं. उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया था. क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है. यह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया था. बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन विचित्र है. शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है. वह लील पर चलने वाला नहीं है, मतलब फिसल जाने वाला. लील पर मतलब शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था. वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती. बचपन के उनके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में उपस्थित है, मतलब संक्रमित किया गया है. उसके बाद सहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया. शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं वह बह पाया तब हाथों से लेकर अपने को बहाने लगा. उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए. जो 2-4 मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा. बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं हैं कि बाहर जा सके. प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता. कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुंचती, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला. इसके आगे वह जा नहीं सकता था. घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था. माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे. माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी. शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया. फिर लैंपे लाकर उन पर मिट्टी का तेल उंडेल दिया. तेल का जो पीपा नौकर के पास रहता था वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने यह रास्ता अपनाया और आग लगा दी. आग एकदम भभक उठी. शेखर का आह्लाद भी भभक उठा. वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोल कर गाने लगा.
गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़े ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। मतलब माँ जब आई तब उसने चाटा लगाया होगा, इसलिए उसके गाल भी विदेशी हो गए, मतलब ऐसे ही गुलाबी कलर के हो गए होंगे। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने की कहा करते थे। यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु, जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। शेखर ने देखा कि यही मातृभाषा वह है जो यह सबसे पहले सीखते हैं। अब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिसे मैं घृणित समझता हूँ। उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हो। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसने राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है। अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिमा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उनकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसीलिए उसने अपना यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जहाँ वह जाता, उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उनका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। उसे लड़के ने समझ, उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। तो उसने तनिक और रौब में कहा, माई नेम इज़, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है, अंग्रेजी उतनी जानता नहीं। पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को बताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है। जवाब क्यों नहीं देते? शेखर
और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है। हाँ, मुंह टूट गया है। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू हैं, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। शेखर एक जीवनी उपन्यास, मतलब उसके मन में जो एक देशभक्ति चल रही थी, उसके प्रति देशभक्ति के जो शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, वो पिता को बता नहीं पाया कि भाई मैंने उसके क्यों उत्तर नहीं दिया, उसने अंग्रेजी में बोला इसलिए मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता, आदि बहुत से जवाब उसके मन में थे, लेकिन उसने पिता को कुछ भी नहीं कहा। मतलब वो डर रहा था, लेकिन इसी कुछ वाक्यों के अंदर ही उसकी देशभक्ति जो है वह दिख रही है। पहले भी उसने घर में जब विदेशी कपड़े इकट्ठे करके उसको जला दिए, मतलब उसको कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ ना कुछ ऐसा रोष है जो अंग्रेज़ों के प्रति होगा। तो उसने किस तरह से वह रोष वो गुस्सा कहाँ निकाला तो हम देख सकते हैं। तो एक छोटा लड़का जिस पर कितना प्रभाव हो सकता है, खिड़की से बाहर देखने के लिए भी जब परमिशन मिलती है या नहीं, लेकिन देखने के बाद भी जो आक्रोश अंग्रेज़ों के प्रति है वो उसने वहाँ से सीखा है। तो इस तरह से एक क्रांतिकारी शेखर का बचपन वो शीर्षक सार्थक भी है। बस आगे आपको उसका स्वाध्याय लिखना है। यहीं तक हम रखते हैं।